हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वरदा मौर्य और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सो वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे मैं मैट्रिक्स कंपनी के जो आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ये प्रोडक्ट से आप रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग एंड स्मूथनिंग कर सकते हो। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ रिबॉन्डिंग। रिबॉन्डिंग क्या होता है? जब आपके पास बहुत ही टफ करली बाल आ जाता है, बहुत ही मैगी वाले बाल आ जाते हैं, तो ऐसे बालों के ऊपर आपको रिबॉन्डिंग करनी है। तो ये हमारी क्लाइंट है जिनके ऊपर हम करने वाले हैं। इनके आप बाल देख रहे हो, बहुत ही कर्ली हैं, तो इनके ऊपर हम रिबॉन्डिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स कंपनी का ही स्मूथ स्ट्रेट वाला शैम्पू कर लिया है। आपको 2 बार शैम्पू करना है अच्छे से बालों के ऊपर। शैम्पू होने के बाद आपको बालों को अच्छे से टॉवेल ड्राई करना है। टॉवेल ड्राई के बाद आप फुल हीट से बालों को अच्छे से ड्राई करके लो और उससे आप अच्छे से ब्लो ड्राई करो। ब्लो ड्राई के बाद आपको आयनिंग मशीन लेनी है और आपको फर्स्ट आयन करना है। रिबॉन्डिंग मतलब क्या? तो जो भी कर्ली बाल होते हैं, जिनके बाल बहुत ही टफ होते हैं, कर्ल्स होते हैं, उनको स्ट्रेट करना है। ऐसे बालों के ऊपर आपको 3 बार आयनिंग करनी होती है, उसको रिबॉन्डिंग कहते हैं। प्रोडक्ट वही होते हैं। अब जैसे अभी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रेजिस्टेंट क्रीम। मैट्रिक्स में 2 तरह की क्रीम आती है, एक आती है रेजिस्टेंट, एक आती है नॉर्मल। तो नॉर्मल वाली क्रीम हम किसके ऊपर यूज़ करते हैं? जिनके बालों के ऊपर ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट की गई हुई है या जिनके बालों के ऊपर ऑलरेडी स्ट्रेटनिंग किया गया हुआ है, तब हम नॉर्मल यूज़ करेंगे। और रेजिस्टेंट ऐसे बालों के ऊपर यूज़ किया जाता है जिनके बाल हीना कोटेड होते हैं, कर्ली होते हैं, वर्जिन होते हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आयनिंग, उनके बालों के ऊपर आपको रेजिस्टेंट क्रीम यूज़ करनी है, जिस वजह से आपके बालों के जो बॉन्ड्स है वो जल्दी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंट क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। आप प्रॉपर बुक पेन ले लीजिए और अच्छे से जो मैं थ्योरी कह रही हूँ वो लिख लीजिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हम आज करने वाले हैं रिबॉन्डिंग। रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट स्पेशली की जाती है जिनके बाल बहुत ही कर्ली, थिक और वेवी होते हैं। ऐसे बालों के ऊपर आपको रिबॉन्डिंग करनी है जिससे कि उनके बालों में अच्छा सा स्ट्रेट लुक रहता है और वो 7 to 8 मंथ के लिए वो लास्ट करता है। इसके लिए आपको 3 बार आयनिंग करना पड़ता है और वो टाइम पे आपको रिबॉन्डिंग यही ऑप्शन होता है। जिनके बाल बहुत ही थिक होते हैं, कर्ली होते हैं या वेवी है पर थिक है और जिनका वॉल्यूम बहुत है, ऐसे बालों के ऊपर आपको रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट करना है। रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट करने के लिए आप जब भी क्रीम यूज़ करोगे वो रेजिस्टेंट होनी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको रेजिस्टेंट क्रीम यूज़ करनी है जिससे कि आप उनके बालों के जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक कर सकते हो, जिससे कि उनके जो कर्ल्स है या वेव्स है या जो थिकनेस है, उसके अंदर जो 2 बॉन्ड्स होते हैं हमारे, वो वीक होके उसके बाद वो हम जब बाइंड करेंगे तो वो अच्छे से बाइंड हो जाए। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंट क्रीम यूज़ करेंगे। अब जब आप उसको अच्छे से वॉश कर लोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी कंपनी का अगर आप स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग कर रहे हो तो आपको फर्स्ट शैम्पू करना है। तो आपको अच्छे से 2 बार शैम्पू करनी है जिससे कि बालों में जो भी एक्सेसिव मॉइस्चर रहेगा, ऑयल रहेगा, वो निकल जाएगा। तो आपको 2 बार शैम्पू करना है। शैम्पू होने के बाद आपको बालों को हाई हीट में 100% ड्राई कर लेना है। सेकेंड चीज़, आप टॉवेल ड्राई करोगे, 100% हीट ड्राई करोगे। उसके बाद आप पैडल ड्राई करोगे, मतलब हम जिसको ब्लो ड्राई कहते हैं। और ब्लो ड्राई के बाद फर्स्ट आयनिंग करोगे। यहाँ से आपका रिबॉन्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आप फर्स्ट आयनिंग करोगे और फर्स्ट आयनिंग के बाद आपको आयन भी कौन सा लेना है? आपको जब आप फर्स्ट आयनिंग करते हो, आपको फर्स्ट आयनिंग कैसे करनी है? तो फर्स्ट आयनिंग आपको 230 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको आयन को रखना है और बहुत ही अच्छे से पतले पतले स्टैंड लेके आपको उसको आयन करना है जिससे कि बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाए। ओके, पूरे बालों के ऊपर आपको अच्छे से आयन करना है। और आयनिंग में आप यहाँ पे कंजूसी नहीं कर सकते और ना ही आप घाई कर सकते हो। रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, बोटॉक्स, कोई भी प्रोटीन ट्रीटमेंट हो या हेवी ट्रीटमेंट हो, आप वो टाइम पे अगर घाई करोगे तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। आपको अच्छे से बालों में एक इवन हीट लगनी चाहिए, एक इवन प्रेशर चाहिए जिससे कि आपके आयनिंग अच्छे से हो। और स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग में फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है आयनिंग। आयनिंग अगर आपकी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तब आपके बालों के ऊपर रिज़ल्ट लास्ट लॉन्ग काम करता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पतला पतला सेक्शन ले रही हूँ और अच्छे से आयन कर रही हूँ। जब आपके ये पूरे बालों के
ऊपर आइनिंग हो जाती है तो आपका रिबॉन्डिंग का फर्स्ट स्टेप आप कंप्लीट कर लेते हो। तो यहाँ पे हमने अच्छे से आइनिंग कर ली। आइनिंग करने के बाद हम सेकेंड स्टेप की तरफ जाएंगे। वो स्टेप है आपको क्रीम लेनी है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैट्रिक्स कंपनी का ऑप्टी स्ट्रेट रेजिस्टेंट क्रीम। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, रेजिस्टेंट क्रीम किसके ऊपर यूज़ की जाती है? तो हीना कोटेड जो बाल होते हैं, हीना मतलब मेहंदी वाले जो बाल होते हैं, या लोग गार्नियर यूज़ करते हैं, या लोग जो भी मेडिकल में डाई मिलता है वो यूज़ करते हैं, वैसे वालों बालों के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो रेजिस्टेंट। जिनके बाल ऑलरेडी बहुत ही थिक है या वर्जिन बाल है, जिन्होंने कभी अपने ज़िंदगी में बालों के ऊपर कुछ अप्लाई नहीं किया है, ऐसे बालों के ऊपर और थिक बालों के ऊपर आप रेजिस्टेंट क्रीम यूज़ कर सकते हो। बहुत बार ऐसा टाइम आता है कि किसी किसी के बाल बहुत ही थिन होते हैं, मतलब उनका एक एक हेयर शाफ्ट जो होता है वो पतला होता है, और कभी कभी उनके बालों का जो टोन है वो डार्क नहीं होता है, वो 5 नंबर 6 नंबर होता है। तो क्या ऐसे बालों के ऊपर भी आपको रेजिस्टेंट क्रीम लगानी चाहिए? ये भी सवाल आता है। बट वो बाल तो वर्जिन है, उन्होंने कभी कोई ट्रीटमेंट बालों के ऊपर नहीं की। अगर आपके बाल, क्लाइंट के बाल बहुत ही पतले हैं तो आपको रेजिस्टेंट क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली नॉर्मल क्रीम यूज़ करके भी ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। पर अगर आपके क्लाइंट के बाल थिक है, वर्जिन है और थिक है, तो आपको रेजिस्टेंट क्रीम ही यूज़ करनी है। यहाँ पे मैं रिबॉन्डिंग के बारे में बात करी हूँ, तो रिबॉन्डिंग के लिए आपको रेजिस्टेंट क्रीम ही यूज़ करनी है। नो मैटर कि आपके क्लाइंट के ऊपर ऑलरेडी स्ट्रेटनिंग किया गया है या नहीं किया गया है, बट यू हैव टू यूज़ रेजिस्टेंट क्रीम फॉर रिबॉन्डिंग, ये आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे आपको बहुत थिन सेक्शन लेनी है और प्रॉपरली आपको क्रीम अप्लाई करनी है। सबसे बहुत बड़ी चीज़, अगर आप क्रीम यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि बिल्कुल भी आपके रूट्स के ऊपर वो क्रीम नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रूट्स के ऊपर लग गई तो आपके क्लाइंट का एक्सेसिव हेयर फॉल होना स्टार्ट हो सकता है और वो टकली हो सकती है या फिर वो टकला हो सकता है। ओके, सो आपको मेन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब भी आप, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स मैंने देखे हैं, मेरे यहाँ पे आए हैं और मैंने देखा भी है, मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने बहुत गलत तरीके से उनके ऊपर आइनिंग स्ट्रेटनिंग किया गया है और स्ट्रेटनिंग के बाद उनके बाल उनके पूरे सिर के ऊपर से चले गए हैं बिकॉज ऑफ उन्होंने रूट को टच करके अप्लाई किया है, या किसी का स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग करने के बाद बहुत ही एक महीने भर, 15 दिन में ही हेयर फॉल एक्सेसिव होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ आप रूट्स के ऊपर क्रीम लगाते हो। आपको आधा इंच छोड़ के आपको क्रीम अप्लाई करनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आधा इंच छोड़ के क्रीम अप्लाई करनी है और आपको अच्छे से इमल्सीफाई करना है जब तक कि आपको एक स्मूथ टेक्सचर फील ना हो। अच्छे से इमल्सीफाई करना है और एक 7-8 बार अच्छे से इमल्सीफाई करो, जिससे कि आपके क्लाइंट के बालों के ऊपर जो क्रीम है वो अच्छे से क्यूटिकल के अंदर वो चली जाए और अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सके। जब आप ये क्रीम अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर करना कि अच्छे से अप्लाई होने के बाद आप लास्ट को अच्छे से कोम्ब करो और अच्छे से बालों को स्ट्रेट रखो। यहाँ पे जो मेरी जो क्लाइंट थी, उनको नींद आ रही थी, तो थोड़ी देर बाद वो बहुत हिलडुल रही थी, तो उनके बाल अच्छे से नहीं बैठ रहे थे। लेकिन आपको क्लाइंट को कहना है कि जब तक ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रहा है आपकी मुंडी मत हिलाओ, स्ट्रेट ही रखो, तब स्ट्रेट रहेंगे। अगर थोड़ा भी वेव आ गया तो फिर वो वेव वैसा का वैसा रहेगा। सो अगर आपको बाल स्ट्रेट चाहिए तो आपको हमारे प्रोसेस से थोड़ा सा तो मिलता जुलता आपका बिहेवियर रखना पड़ेगा। क्रीम को आपको 50 मिनट्स तक उनके बालों के ऊपर रखनी है। आफ्टर द 50 मिनट्स आप क्लाइंट को वॉश बेसिन के यहाँ पे लेके आओ और प्रॉपरली पूरी जो क्रीम आपने लगाई हुई है वो अच्छे से निकाल देनी है। थोड़ी बहुत भी क्रीम अगर रह गई और गलती से उसके ऊपर गर्मा गर्म आइनिंग बैठ गई तो फिर वहाँ के बाल जल जाएंगे। तो इसके लिए आपको 100% क्रीम निकाल लेनी है। बहुत बार क्या होता है, जब आप ये क्रीम वॉश कर लेते हो उसके बाद बाल बहुत ही ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक याद रखो, आपके पास जो हेयर मास्क का डब्बा है ऑप्टी स्ट्रेट का, उसमें से आपको एक ग्रीन पीस जितना ही
थोड़ा सा मास्क लेना है, आपके हाथों में उसको लगाओ और फटाफट बालों के ऊपर इमल्सिफाई करके उसको वॉश कर दो। बस आपको इतना ही करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। सो इस तरीके से आप अच्छे से क्रीम जो है आपकी वो निकाल देनी है एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आप चले जाओ। इसके बाद आप क्या करोगे, क्लाइंट को अच्छे से टॉवेल ड्राई करना है। टॉवेल ड्राई आपको जस्ट ऐसे दबा दबा के बालों के यहाँ से पानी निकालना है। आप बिल्कुल भी उसको रब नहीं कर सकते जैसे हम नॉर्मली बालों को रब करते हैं, वैसे भी रब करना गलत बात है बालों को, अदरवाइज़ उनके जो क्यूटिकल्स है वो डैमेज हो जाते हैं। इसके लिए जैसे मैं टैप कर रही हूँ बालों को, वैसे ही आपको टैप करना है, बहुत हल्के हाथ से प्रेस करना है और पानी निकाल लेना है। बिल्कुल भी आप उसको रब मत करो एक दूसरे से। इसके बाद आपको अच्छे से ब्लो ड्राई करना है। आपको ब्लो ड्राई मीडियम हीट और हाई हीट दोनों में, अगर बहुत ही पतले बाल है सो आप मीडियम हीट से काम करो, अगर बहुत ही थिक बाल है जैसे यहाँ पे मैं रिबॉन्डिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं हाई हीट काम कर रही हूँ। हाई हीट से मैंने पूरे बालों के ऊपर मुझे अच्छे से 100% ड्राई करना है विद द प्रॉपर ब्लो ड्राई। और उसके बाद मैं सेक्शन बाय सेक्शन बहुत पतले पतले सेक्शन लेके आइनिंग स्टार्ट करूँगी। हम यहाँ पे आइनिंग भी 230 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमने आइनिंग की थी वो भी 230 डिग्री सेल्सियस की थी। सेकंड आइनिंग भी ये हमारी बहुत मेन आइनिंग है। ये आइनिंग में आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करो या घाई मत करो, आपको 230 डिग्री सेल्सियस ही आइनिंग करनी है। और इसके बाद मैं और एक चीज़ बता रही हूँ कि जब हमने क्रीम लगाई थी, वो क्रीम रेजिस्टेंट क्रीम जब हमने लगाई थी तो वो क्रीम हमने क्लाइंट के बालों के ऊपर 50 मिनट्स रखी है, क्योंकि वो रिबॉन्डिंग कर रहे हैं तो रिबॉन्डिंग के लिए हमें 50 मिनट्स करना पड़ेगा। और अगर हेयर वर्जिन है तो हमें 50 मिनट्स क्रीम को रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हमने 50 मिनट्स क्रीम को रखा है। मैं एक चीज़ भूल गई वीडियो लेना कि जब हम 50 मिनट्स हो जाते तब हम एक नॉट टेस्ट करते हैं बालों की, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमारे जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गए हैं। वो मैं भूल गई, पर अगर आपको पता है, आप स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग करते हो तो आपको आइडिया रहेगा कि किस तरीके से नॉट टेस्टिंग की जाती है, बॉन्ड ब्रेक हुआ है या नहीं देखने के लिए, और इलास्टिसिटी चेक की जाती है। इसके बाद यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं न्यूट्रलाइज़र। आपका प्रॉपर आइनिंग होने के बाद आपको 5 मिनट वेट करना है, जिससे कि जो हीट है आइनिंग की वो नॉर्मल हो जाए। उसके बाद आपको फास्टली 15 to 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपको आपके बालों के ऊपर क्लाइंट के अच्छे से न्यूट्रलाइज़र लगा देना है, और वो भी आपको 10 to 15 मिनट्स अच्छे से बालों में रखना है। और क्लाइंट को बोलना है कि बिल्कुल भी मत हिलिए, जब भी हम ये न्यूट्रलाइज़र लगा रहे हैं तब भी मत हिलना, और लगाने के बाद जो 15 मिनट्स वेटिंग टाइम होता है तब भी मत हिलना। अगर आप हिलोगे तो जो वेव्स आएगा बालों के अंदर, वो वेव्स वो कंटिन्यू होगा, वो रहेगा, वो नहीं जाएगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज़र का काम होता है आपके ब्रेक किए हुए जो बॉन्ड्स है उसको स्ट्रेट करने का काम करना, उसको बाइंड करने का काम करना। तो जिस तरीके से वो बाइंड होगा, जिस तरीके से वो रहेगा, बाल वेव रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, वो वैसे ही बाइंड हो जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं हिलना है। तो ये आपको अच्छे से क्लाइंट को बता देना है। आपको न्यूट्रलाइज़र भी अच्छी क्वांटिटी में लगाना है और अच्छे से लगा के आपको बालों के ऊपर लगाना है। बहुत कंजूसी करोगे प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट जितना चाहिए उतना बाल नहीं खींच पाएगा। इसके लिए अच्छे क्वांटिटी में लगाओ, जिससे कि क्लाइंट को अगर अच्छा लगेगा तो वो और 10 कस्टमर आपको भेजेगा। तो अच्छे से आपको अप्लाई करना है। अभी न्यूट्रलाइज़र भी आपको रूट्स की तरफ नहीं लगाना है, क्योंकि उससे उनके बालों में एक्सेसिव डैंड्रफ होना स्टार्ट हो जाता है। तो रूट को भी आपको न्यूट्रलाइज़र नहीं लगाना है। न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद 15 मिनट्स कवर होने के बाद आप उसको अच्छे से वॉश करो। वॉश होने के बाद आपको क्या करना है, जो ऑप्टी केयर का मास्क होता है, ऑप्टी स्ट्रेट मास्क, आपको वो मास्क लेना है, उसमें उसका सीरम डालना है और अच्छे से बालों के ऊपर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, जैसे कि मैं अप्लाई कर रही हूँ और इमल्सिफाई कर रही हूँ। अच्छे से आपको वॉश बेसिन की तरफ ही इमल्सिफाई करना है। अगर बहुत लंबे बाल है तो प्रॉपरली जैसे हम स्पा अप्लाई करते हैं वैसे आप क्लाइंट को चेयर के यहाँ पे लेके जाओ आफ्टर द न्यूट्रलाइज़र वॉश होने के बाद। उसके बाद बस टॉवेल से आपको अच्छे से उसको टैप करना है। देन आप सेक्शन बाय सेक्शन उसको अच्छे से मास्क लगा के क्लाइंट को बिठा सकते हो। अगर बहुत लंबे बाल है, अगर बहुत छोटे बाल है, पतले बाल है, तो आप इसी तरीके से वॉश बेसिन के ऊपर ही उसको अच्छे से लगा के बहुत अच्छे से एक 5 to 10 मिनट्स उसको अच्छे से इमल्सिफाई करो। आफ्टर द इमल्सिफिकेशन आपको क्लाइंट के जो स्पा हमने लगाया है, जो क्रीम हमने लगाई है, वो 10 मिनट आपको रखनी है। 10 मिनट के बाद आप प्रॉपर अच्छे से उसको क्लीन कर लो पानी से, और उसके बाद हम ब्लो ड्राई की तरफ बढ़ेंगे। क्लाइंट को ब्लो ड्राई की तरफ करने से पहले हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं सीरम, जो कि अर्गन ऑयल बेस्ड सीरम है, जिससे कि नरिशिंग आएगा, प्रोटेक्शन आएगा, मॉइस्चर आएगा और
क्लाइंट के हेयर के ऊपर अच्छा सा शाइन आएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिड टू लेंथ पहले सीरम अप्लाई कर लिया और हल्के से अभी मैं ऊपर से हाथ घुमा रही हूँ। प्रॉपर ब्लो ड्राई आपको 100% करना है विद द हाई हीट और अ मीडियम हीट, डिपेंड्स अपॉन आपके हेयर की थिनिंग कैसी है उसके ऊपर। उसके बाद आप जब 100% ब्लो ड्राई करते हो उसके बाद आपको थर्ड आइनिंग करनी है जो कि सीलिंग का काम करती है। और ये थर्ड आइनिंग के बाद आपका रिबॉन्डिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैं आइनिंग कर रही हूँ थर्ड टाइम, यहाँ पे मैंने 230 डिग्री सेल्सियस नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 बार 230 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट दिया था। अभी हम काम करेंगे 190 या 210 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम काम करेंगे। यहाँ पे मैंने 210 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम किया है और अच्छे से आयन किया है। आयन करने के टाइम पे आपको थिक सेक्शन लेने हैं, बहुत भी थिक मत लो, मीडियम सेक्शन लो और मीडियम सेक्शन लेके आपको आइनिंग करनी है प्रॉपरली। आइनिंग के बाद क्लाइंट को फ्री कर देना है क्योंकि अब हमारा यहाँ पे रिबॉन्डिंग ख़त्म हो जाता है। अभी रीबॉन्डिंग मतलब क्या, तो 3 बार जब आप आयन कर रहे हो तो आप अगेन एंड अगेन मतलब रीबॉन्ड आप कर रहे हो, आप आपके जो बॉन्ड्स को है वो रीबाइंडिंग कर रहे हो, आप उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप उसको स्ट्रेट कर रहे हो, आप उसको खींच रहे हो, इसके लिए उसको रिबॉन्डिंग कहा जाता है। और बहुत टफ बालों के ऊपर ही रिबॉन्डिंग की करी जाती है। बिल्कुल भी पतले बाल रहेंगे, हल्के वेव्स रहेंगे, उसके बालों के ऊपर रिबॉन्डिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। टफ बालों के ऊपर ही रिबॉन्डिंग किया जाता है। तो यहाँ पे क्लाइंट 3 दिन बाद अभी वॉश के लिए आएगी। तो 2 दिन उनको अच्छे से प्रिकॉशन लेना है, पानी लगने नहीं देना है, बहुत टाइटली उनको हेयर क्लिपिंग नहीं करनी है, और दूसरी चीज़ पसीना बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इस तरीके से उनको केयर करना है। बोरिंग का पानी यूज़ नहीं करना है, प्रॉपर वही शैम्पू कंडीशनर यूज़ करो, मंथली हेयर स्पा करो। इस तरीके से आपको क्लाइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है प्रिकॉशंस। और यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट देख ही रहे हो कि हमने कैसे बाल थे और किस तरीके से किया है। जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसके आंसर दे दूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा सिखाना तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जो भी क्वेरीज है मैं उसके आंसर दे दूंगी। एंड सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड मेरे इंस्टा पेज के ऊपर भी जाके मुझे फॉलो करो। बाय।